हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज जेडएस। स्टूडेंट क्लास 12 केमिस्ट्री का हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की सीरीज में कुछ टॉपिक हो चुके हैं। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में हम सोल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर चुके थे कि गैसेस की जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है या किस तरह से उसे हम निकाल सकते हैं सोल्युबिलिटी को। तो ये हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्यूशन में गैस की सोल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस बताया था मैंने आपको। नेचर ऑफ गैस यानी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी गैस किस तरह की है, वो गैस जो सॉल्यूशन में सोलवेंट के साथ रिएक्ट कर सकती है या सोलवेंट में जाने के बाद आयोनाइज हो सकती है, तो वो मोर सोल्यूबल होती है। ये पढ़ा था हमने नेचर ऑफ गैस के अंदर। यानी नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर किस तरह का, कि वो गैस रिएक्ट कर रही है नहीं कर रही है, या वो आयोनाइज हो रही है या नहीं आयोनाइज हो रही। तो वो गैस जो सोलवेंट के साथ रिएक्ट करती है सॉल्यूशन में या आयोनाइज हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो गैस लिक्विड सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगी। यानी सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पर। पहला इफेक्ट ये था। दूसरा इफेक्ट ये था नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो हमारे पोलर सोलवेंट है हमारे पोलर सोलवेंट के अंदर जो हमारी पोलर गैसेस हैं वो मोर डिजोल्व होगी। यानी पोलर गैसेस पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी और नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के गैस अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद टेम्परेचर रिलीज कर दिया, एंडोथर्मिक प्रोसीजर है। ज्यादातर वैसे गैसेस जो है जब सॉल्वेंट में जाती हैं तो टेम्परेचर रिलीज करती हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि गैस को जब हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा। तो लीचेटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। और अगर कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये सॉल्यूशन में जब जाती हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके केसेस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी अदर देन गैस के। अदर गैसेस के लिए हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो 3 पॉइंट हमने ये पढ़ लिए थे। ये 3 पॉइंट ऐसे हो गए जो अफेक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की वजह से भी क्या होगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस अफेक्ट होगी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां समझते हैं द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस more affected by change in pressure। क्या करें कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा अफेक्ट होगी जब क्या करेंगे, चेंज इन प्रेशर, यानी प्रेशर को चेंज करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करा किसने, हेनरी ने। हेनरी क्या करे, हेनरी प्रपोज ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P and the composition of solution which is called Henry's law। क्या करें,
कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, यानी जो गैस का प्रेशर है P और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, हेनरीज लॉ कहते हैं। हेनरी लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। यानी जब हम गैस को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है या गैस का जो मास डिसोल्व हुआ है किसके अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके प्रेशर के। इफ द मास ऑफ ए गैस, अगर हम ये मान ले कि मास ऑफ गैस इज एन, मास ऑफ गैस वो मास जो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हुआ है गैस का, उसे मैं अगर m मान लू, which is dissolved in unit volume of solvent, यानी सॉल्वेंट के 1 यूनिट में at pressure P, then according to हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, m proportional P होगा। यानी हेनरी लॉ ये कह रहा था मास ऑफ ए गैस डिसोल्व, मास किसी गैस का जो मास डिसोल्व हुआ है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ ए गैस के, m प्रोपोर्शनल P। इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हमने यहां लगाया K, तो m इज इक्वल फॉर्मूला हो गया Kp। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हेन ये होगा वेयर K का मीनिंग है हेनरी कांस्टेंट, K को क्या कह रहे हैं, हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 1, यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसके बेसिस पर अगर हम क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, यानी प्रेशर P और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो हमें कैसा मिलेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के। इसका मीनिंग होगा गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का मास उतना ही लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो एक तरीका तो ये है हेनरी के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन करने का। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हेनरी के अकॉर्डिंग एक दूसरे तरीके से इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व। If we use mole fraction chi of a gas as a measure of its solubility, then partial pressure of gas P KH into chi, यानी हम ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय गैस के, और इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हम क्या लगा देंगे, KH यानी कांस्टेंट लगा देंगे, जिसे क्या करें हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये वाला ये भी हेनरी लॉ है। ये कब है, जब लिक्विड सॉल्वेंट में एक से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है, एक से ज्यादा गैसेस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो उनमें किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस की सॉल्युबिलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं ये मान लूं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को यहां मेजर करूं मैं किसकी फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को यहां मैं किस तरह से ले लूं, एज ए मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मैं कहूंगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। इसका मीनिंग ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन जितना भी ज्यादा होगा या प्रेशर, जितने ज्यादा प्रेशर से गैस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जाएगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, गैस का इंक्रीज होगा।
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं P प्रोपोर्शनल काइगेंस, काइगेंस यानी अगर P बढ़ेगा तो काइगेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और काइगेंस क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस क्या है, ये सोल्युबिलिटी है, ये सोल्युबिलिटी है, ये क्या है, सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है जिसे हम मेजर कर रहे हैं एज ए मोल फ्रैक्शन में। तो प्रेशर P इंक्रीज करोगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा लिक्विड सॉल्वेंट में वो उतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहां हमने पढ़ा कि प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग किसी गैस का जितना भी मास डिसॉल्व है गैस के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। और अगर हम इसे दूसरे शब्दों में रिप्रेजेंट करें तो ये कह रहे हैं कि द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके प्रेशर के, ठीक है। If we use mole fraction chi of a gas in a solution as a measure of its solubility, तो then partial pressure of gas क्या हो जाएगा, P is equal KH into X। KH क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट है। अब आगे समझते हैं, आगे चलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी जो KH आया है फॉर्मूला है PH P इज इक्वल, अभी हमने पढ़ा KH इंटू काय गैस, P इज इक्वल KH इंटू काय गैस। अब इसमें जो KH आया हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, KH क्या है, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट है। और ये इसका पहला पॉइंट ये है KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ ए गैस। KH क्या है, नेचर, KH is a function of the nature of a gas, means that different gases have different KH value। क्या करें, KH एक फंक्शन है किसका, नेचर ऑफ ए गैस का। इसका मीनिंग ये हुआ कि अलग अलग गैसेस हैं तो उनके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं हायर द वैल्यू ऑफ KH, KH की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है लोअर इज द सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या होती है गैस की, घट जाती है। यानी KH बढ़ेगा किसी गैस के लिए, KH की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बिकॉज एट ए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर KH हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल काय के, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, काय के। क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं KH इज इक्वल P अपॉन काय गैस। अगर हम P को कांस्टेंट करते हैं तो KH प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 अपॉन काय गैस के। क्या हुआ, काय गैस का मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये क्या है भाई, ये है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। यानी KH की वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए, अगर मैं यहाँ KH को इंक्रीज करता हूं तो क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा। KH को अगर मिनिमम रखता हूं तो क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो KH डिफरेंट हो जाएगा तो उस गैस की सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगा। KH हायर होगा तो उस गैस की सोल्युबिलिटी कम, KH लोअर होगा तो उस गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ KH इज इक्वल हो जाएगा यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर KH की हमें यूनिट लिखनी है तो यूनिट ऑफ प्रेशर ही क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ KH हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल KH, हेनरी लॉ है P इज इक्वल KH इंटू काय गैस।
तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट तो होता नहीं है, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा, हेनरी कांस्टेंट का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, KH इज प्रोपोर्शनल, KH इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, KH प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के हैं, एंड KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1 अपॉन काई, यानी काई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी KH T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काई के यानी मोल फ्रैक्शन के। तो इसका इन दोनों को मिला करके हम ये कह सकते हैं T प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन काय के, T प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 अपॉन काय के। इसका मीनिंग ये हुआ अगर यहाँ आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो काय है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो काय क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट से ये समझ में आता है। इसका मीनिंग ये हुआ टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद इसी पॉइंट से रिलेटेड ये बात आ गई कि मीन्स दैट, यानी इस पॉइंट का क्या मीन्स है, इसका मीन्स ये कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू अबव रीजन, इस रीजन की वजह से O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस इज गेटिंग मोर डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, यानी कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी या ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा इन वार्म वाटर, वार्म वाटर के कंपैरिजन में कोल्ड वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा। सो इसलिए एक्वेटिक स्पीसीज जो जलीय जीव है आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ वार्म वाटर ड्यू टू दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यानी जो हेनरी लॉ हमने पढ़ा है कि भाई जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। तो इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है, पहला एप्लीकेशन टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, CO2 की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में और सोडा वाटर में, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए किसमें, सोडा वाटर में और सॉफ्ट वाटर में सोल्युबिलिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या करते हैं, जब बोतल को सील किया जाता है तो उसके अंदर CO2 को हाई प्रेशर पर भरकर सील किया जाता है, क्योंकि प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। पहला एप्लीकेशन ये हो गया कि सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक अगर हमें बनाना और CO2 को हमें डिसोल्व करना है लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर, तो क्या होगा, उस बोतल को सील किया जाएगा अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एप्लीकेशन एट हायर एल्टीट्यूड। एट हायर एल्टीट्यूड का मीनिंग ये हो गया ऊंचाई पर क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऊंचे स्थानों पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो लेस देन हो जाता है एट ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ऊंचे स्थानों की के कंपैरिजन में। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ऊंचे स्थानों पर एट हायर एल्टीट्यूड पर क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर घटेगा, तो उससे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घटेगी, या हम यूं कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियर, क्या होगा कि ऊंचे स्थानों पर या हायर एल्टीट्यूड पर जब क्लाइंबर जाएंगे तो उनको क्या दिक्कत आएगी,
दिक्कत ये आएगी कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी, जिसकी वजह से वो कमजोरी महसूस करेंगे, अनेबल टू थिंक क्लियरली सोचने में भी उन्हें वो अनेबल रहेंगे। इस सिम्टम्स को क्या कहा जाता है? सिम्टम ऑफ ए कंडीशन नोन एज एनोक्सिया। इस सिम्टम को क्या कहा जाता है? एनोक्सिया कहा जाता है। तो ये दो एप्लीकेशन हमने समझे कि सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? हायर प्रेशर पर गैस को बोतल को सील किया जाए, जिस बोतल में हम CO2 गैस को भर रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये समझा हमने कि क्लाइंबर्स जब ऊपर जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, तो और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर कम डिजोल्व होगा, जिसकी वजह से जो क्लाइंबर है वो वीकनेस महसूस करेगा और अनेबल टू थिंक क्लियरली थिंक करने में अनेबल रहेगा। इस सिम्टम्स को कहा जाता है एनोक्सिया। दैट्स ऑल ऑफ टुडे।